जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं बिहार पुलिस खान सर का जो पुस्तक है उसका सेट। तो यह जो है 10वां सेट होगा। इससे पहले 9 सेट जो है हमने कवर करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये जो है 10वां सेट होगा और 10वां था अंतिम सेट है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट डे निकल से जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। आइए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल अश्नागार अश्नागार जो है इसकी खोज किसने की? यह जॉन मॉर्सल के द्वारा किया गया था। तो विशाल जो है अश्नागार मोहनजोदड़ो सिंध यानी पाकिस्तान में पाया गया था और इसकी खोज जॉन मॉर्सल ने की थी तथा इसे कॉलेजिस्ट बिल्डिंग का नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का किला। तो मृतकों का टीला, किला नहीं टीला हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? मृतकों का टीला। नेक्स्ट दोस्तों, अजात शत्रु के कार्यकाल में कौन से बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो अजात शत्रु के जो शासनकाल है, इनके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में कहाँ? तो राजगृह में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और इस बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सूक्त और विनय पिटक नामक 2 जो है पिटकों में विभाजित भी किया गया था। तो पहला जो बौद्ध संगीति क्या कहते हैं अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति की हम बात करें दोस्तों तो यह जो है 383 ईस्वी में यानी कि 100 साल बाद हुआ था और यह काला अशोक के शासनकाल में हुआ था द्वितीय। और तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईस्वी पूर्व में, यह जो अशोक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। और तीसरा जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इतना आप जो है एडिशनल फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हड़प्पा की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? तो हड़प्पा की जो नीति है सबसे पहले किस रियासत पर लागू की गई थी? तो यह जो लागू किया गया था सतारा पर। हड़प्पा बोल दिया, हड़प की नीति यानी कि हड़प की नीति के अंतर्गत उन सभी राष्ट्र जिनके उत्तराधिकारी नहीं थे उनको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो हड़प की नीति को लागू करने वाले जो है लॉर्ड डलहौजी थे। सर्वप्रथम सतारा को इसी नीति के अंतर्गत हड़प लिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक जो है संपादक कौन थे? तो संस्थापक संपादक किसके? तो केसरी के। यह लोकमान्य तिलक हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। और यह केसरी जो है मराठी भाषा में का समाचार पत्र है जिसके प्रमुख संपादक लोकमान्य तिलक थे। लोकमान्य तिलक ने अन्य अखबार जैसे मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था। तो केसरी का मराठा में और मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में। इतना आप याद रखेंगे, ये उल्टा है। नेक्स्ट दोस्तों, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के मध्य समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसी में कांग्रेस का जो है गरम दल और नरम दल के बीच मध्य जो है समझौता हुआ था। वे फिर से एक मंच पर हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी समझौता इसी अधिवेशन में हुआ था और इसे अधिवेशन को कांग्रेस जो है लखनऊ अधिवेशन भी कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा का निर्मूलन किया? सती प्रथा की अगर हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। सी जो है इसका बिल्कुल सही है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 से 35 तक भारत में शासन किया था। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से प्रतिबंध जो है लगा दिया और उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार तथा सरकारी सेवा में जो है सुधार के अनेक प्रयास भी किए थे। नेक्स्ट दोस्तों, अवध में किसानों का नेतृत्व जो किसने किया था? बाबा रामचंद्र जो है यह अवध में किसानों का नेतृत्व किया था। तो अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। उन्होंने फिजी द्वीप में जाकर एक मजदूर की तरह कार्य किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ओज किसान सभा की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट दोस्तों, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइदी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यह 1868 ईस्वी में। बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनर्स्थापना वर्ष 1868 ईस्वी में हुई थी, जिससे जिससे सम्राट का शासन पुनः स्थापित हुआ। इस क्रांति से जापान के एडो काल का अंत हुआ। मेइजी काल को का आरंभ भी माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो डी अल्मीरा हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीरा हो जाएगा, जो कि 1505 ईस्वी में बना था और 1509 ईस्वी तक जा रहा था। फिर अल्बुकर्क आता है, जो कि 1509 ईस्वी से, और उसकी नीति ने ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ये जो है अल्मीरा की जो नीति है, यह ब्लू वाटर पॉलिसी, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर को नियंत्रित करना। नेक्स्ट दोस्तों, वित्त आयोग की अगर हम जब बात करते हैं, वित्त आयोग, तो वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो ये जो केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों के बंटवारा के निर्णय जो है लिया जाता है वित्त आयोग के माध्यम से। वित्त आयोग जिसकी चर्चा की हम बात करें, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। तो भारत में वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों के बंटवारे का निर्णय लेते हैं, जिसकी स्थापना का उद्देश्य भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच संसाधनों को परिभाषित करना है। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल इसकी विशेषता है। मौलिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। प्रतिबंध न्यायपालिका ये जो है संविधान की विशेषता नहीं, हालांकि नीति निरपेक्ष तत्व भी है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो भारतीय संविधान की प्रतिबद्धता न्यायपालिका विशेषता नहीं है। भारत के संविधान हस्तलिखित संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया था, और इसके बाद साथ ही जो है भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो यह स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री यानी कि कानून मंत्री थे। नेक्स्ट दोस्तों, राज्यसभा कब जो है भंग की जा सकती है? इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यसभा की हम बात करें तो यह भंग नहीं किया जा सकता। पहली बात, राज्यसभा क्या पूर्णतः कभी भंग नहीं होता। तो भंग नहीं, तो इसका मतलब क्या है? अस्थायी सदन है। तो राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, और इसके जो 2 वर्षों पर राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्ति होता है, और उसके जगह पर नए जो है नए सदस्य जो 1/3 है वह चुन करके विभिन्न राज्यों से आते हैं, और पूर्णकालीन अवधि के लिए निर्वाचित इसकी अवधि, अगर राज्यसभा के सदस्यों की अवधि की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी अवधि 6 वर्ष की। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। एक और आप याद रख लेंगे, सरला। तो सरला यानी कि संसद, अनुच्छेद 79 संसद। रॉ से राज्यसभा अनुच्छेद 80 में चर्चा किया गया, और लोकसभा अनुच्छेद 81 में इसकी चर्चा किया गया। तो ये 3 अनुच्छेद आप दोस्तों याद कर लेंगे सरला से। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 56। संविधान की जो अनुच्छेद 56 है, ये किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, जिसमें कि अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति की हम बात करें दोस्तों, देश का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 5 साल होगा। राष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को संवैधानिक उल्लंघन के लिए महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 60। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, और वह 3 कौन सा? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो लोकतांत्रिक सरकार के कुल कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन है 3 अंग? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका कानून लागू करने का काम करता है, हालांकि विधायिका कानून बनाने का काम करती है, न्यायपालिका कानून की रक्षा करने का काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो भारत की जो पंचायती राज प्रणाली है, इसमें कुल 3 स्तर है। कितने स्तर? कुल 3 स्तर। पंचायती राज प्रणाली में कुल 3 स्तर है। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई।
स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा, निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है यह लागू किया गया था 2013 ईस्वी में। तो यह जो है 10 सितंबर 2013 ईस्वी में लागू किया गया था भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्य उपलब्ध कराना मुख्य इसका उद्देश्य था साथी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवरों की आकृति है? तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है राष्ट्रीय जो प्रतीक है अशोक के स्तंभ, इसमें जो है बैल और घोड़ा यानी बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें 4 सिंह है, 3 घंटे के आकार के पद के ऊपर एक चित्र बल्लभी में एक हाथी, घोड़ा और बैल का भी। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन को होता है? तो यह होता है 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर जो है अयनात यह 22 दिसंबर के दिन घटित होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को घटित होती है। गोलार्ध का अर्थ है आधा गोला होता है, किसी ग्रह का आधा भाग जो उसकी विषुवत रेखा के नीचे होता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है साथियों। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूरज की किरणें केवल लंबवत पड़ती कहाँ पड़ती है? जो भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी की हम बात करें तो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर पड़ती। अगर पृथ्वी का जो अक्ष अगर झुका हुआ नहीं पड़ता तो सूर्य की किरण सिर्फ और सिर्फ कहाँ? भूमध्य रेखा पर ही पड़ती। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती। अगर उत्तरी गोलार्ध की तरफ अगर झुका होता तो क्या होता? यह जो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी रूप से पड़ती। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह जो है इस लैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। यूनेस्को की अगर हम बात करें दोस्तों तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है इसको, और जलवायु परिवर्तन के कारण इस पर काफ़ी जो है असर भी हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा प्रदेश जो है रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? रबर की अगर हम बात करें तो केरल हो जाएगा, सी बिल्कुल सही। भारत का केरल जो है सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य भी है। रबर के वृक्ष जो है भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं। देख तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रबर के जो वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो यह भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध से रबर तैयार किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक रबर के उत्पादन थाईलैंड में, अगर वर्ल्ड स्तर पर पूछा जाए तो थाईलैंड में। केरल जो है भारत के कुल रबर का 90% भाग जो है सिर्फ और सिर्फ केरल राज्य में ही रबर के उत्पादन किया जाता है। तो रबर के उत्पादन में भारत में केरल, विश्व में थाईलैंड। भारत में कुल रबर के कितना परसेंट उत्पादन केरल में होता है? तो 90%। और विश्व में सबसे अधिक थाईलैंड में होता है। रबर जो है कि वृक्ष जो है किस वनों में उपजाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा भूमध्य रेखीय वनों में। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व का सबसे जो है विशाल समुद्र कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा विशाल के हम समुद्र की अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। यह अमेरिका और एशिया को पृथक भी करता है प्रशांत महासागर। और इसके बाद सबसे बड़ा अंटार्कटिक महासागर है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? तो सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व कहाँ पर? यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व है। ऑस्ट्रेलिया से पहले कनाडा का सबसे ज़्यादा होता था। नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी के बहने की दिशा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध व्यापारिक पवन जो बहने की दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में यह हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पश्चिम से दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं? तो गोदावरी नदी के तट पर नासिक है। नक्सारी नहीं हो जाएगा तो इसका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि नादेर और निजामाबाद ये सब गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसकी उत्पत्ति जो है पश्चिमी घाट के त्र्यंबक की जो है पहाड़ी से। तो गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, और इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्र्यंबक की पहाड़ी से हुई है। लेंथ की अगर हम बात करें इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह निकलती कहाँ से? त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है और यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
नेक्स्ट है दोस्तों भारत जो है नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो यह हो जाएगा थोरियम। थोरियम धातु जिसकी खोज की अगर हम बात करें 1828 ईस्वी में बर्जीनियस नेथोराइट अयस्क में की थी। तो ईस्वी में जो बर्जीनियस ने किया था नेथोराइट अयस्क में जो है थोरियम धातु की खोज किया था। संसार में मोनोसाइट का सबसे बड़ा भंडार की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह भारत के केरल में। थोरियम ऑक्साइड का उपयोग उद्दीपित गैस मेटल उत्प्रेरक तथा चर्म रोग की चिकित्सा में होता है और थोरियम में रेडियो धर्मिता के गुण भी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? लीची की अगर हम बात करें तो बिहार, और बिहार का भी कौन सा जिला? तो यह हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादक की अगर हम बात करें दोस्तों तो बिहार में होता है। बिहार के पास शाही लीची पाई जाती है जिसे हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला, जिसको हम शॉर्ट में जीआई टैग बोलते हैं। तो शाही लीची को यानी कि शाही लीची को जीआई जो है टैग भी मिल चुका है। तो शाही लीची बिहार का है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का मुख्य कारण क्या? तो चौड़ा होने का जो नदी घाटी के चौड़ा होने का मुख्य कारण है पार्श्विक जो अपर्दन, जिसको भूक्षरण कहते हैं। तो किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है संक्षारण, जिसको पार्श्विक जो है अपर्दन, मृदा अपर्दन यानी कि सॉइल इरोशन एक प्रकार की जो है प्रक्रिया है जिससे विभिन्न कारणों से मिट्टी के कटाव होता है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर प्रकार के भूभागों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो है जनघनत्व किसका था? तो यह हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है सबसे अधिक जनघनत्व कितना आता है? 11,320 किलोमीटर है। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ का स्थान आता है जनघनत्व में, और इसके बाद पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली है, फिर अंडमान और निकोबार है। नेक्स्ट है दोस्तों जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला कानून जो है राज्य कौन सा है? जीएसटी। जीएसटी अगर हम बात करें तो इसका लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा असम। जीएसटी यानी कि फुल फॉर्म हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह जो भारत में 1 जुलाई 2017 ईस्वी में लागू किया गया था। और जीएसटी कैसा कर है? तो एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। अप्रत्यक्ष कर जीएसटी दोस्तों 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी और फिर आईजीएसटी। सी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यह लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। इसलिए जो है जीएसटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो जीएसटी जो है दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन? तो यह वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी परिषद के अध्यक्ष। वर्तमान की अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्तमान में जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे निर्मला सीतारमन है, जो कि वर्तमान वित्त मंत्री है। और वर्तमान में जीएसटी की जो 49वीं जो बैठक हुई है दिल्ली में हुई है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था? तो दशमलव जो है मुद्रा प्रणाली की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह जो है 1957 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। 1957 भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1957 में हुई थी। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसमें विभिन्न मानों की मुद्राएं किसी मानक एकक के सापेक्ष 10 गुनी और जो है 10 मानसों में होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। यह आलाप क्या है? आलाप। तो कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। किसके समान? आलाप। इसकी रचना हिंदू सभ्यता से की गई है। कर्नाटक संगीत में आलापना को रागम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रागम। और यह बिना ताल की एक धीमी जो असुर रचना होती है। नेक्स्ट है दोस्तों अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के जो है यह क्या है? एक नैतिक विकास पर बल देता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है और इस सिद्धांत को नैतिक सिद्धांत भी माना जाता है। यह सिद्धांत अधिकारों के नैतिक पक्ष को महत्वपूर्ण मानता है और इसके अनुसार व्यक्ति कुछ अधिकार नहीं जो है प्राकृतिक शक्ति लेकर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जहाँ तक हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह हो जाएगा 21 जुलाई और पहली बार 2015 ईस्वी मनाया गया था योग दिवस।
तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बिरजू महाराज, एक प्रसिद्ध जो प्रतिपादक थे किसके, यह कथक नृत्य। बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज कथक जो है नृत्य के प्रसिद्ध जो है न- नर्तक थे। ये शास्त्रीय कथक नृत्य लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के अग्रणी नर्तक हैं और इन्होंने कथक नृत्य के नए आयाम नृत्य नाटिकाओं को जोड़कर उसे नई ऊंचाई तक पहुंचाया। नेक्स्ट है दोस्तों जीवों की आकृति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह कहा जाता है आकारिकी। आकारिकी जो है आकार विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में मोर्फोलॉजी कहा जाता है। यह शब्द वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के अंतर्गत उन सभी अध्ययनों के लिए प्रयुक्त होता है जिसका मुख्य जो है विषय जीव विज्ञान, आकार और रचना होती है। नेक्स्ट है दोस्तों एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव को दिया गया जो क्या नाम है, तो यह प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत जगत के जो प्राणी मृतोजीवी या परजीवी अथवा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना जो है भरण पोषण करते हैं। कुछ प्रोटिस्टा जीव मानव के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं जबकि कई लाभकारी भी होते हैं दोस्तों। प्रोटिस्टा में जनन दो प्रकार की क्रियाओं के द्वारा होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। प्रोटिस्टा जगत के मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव यूकेरियोटिक जीव इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों भोजन जो है, भोजन इसका पाचन पाचन जो सामान्य रूप से जो होता है यह छोटी आंतों में। भोजन की पाचन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो सामान्य रूप से छोटी आंत में पूर्ण होता है। वैसे तो भोजन जो पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है और छोटी आंत में जाकर समाप्त होता है, परंतु भोजन का मुख्य पाचन छोटी आंत में ही होता है। जठर यानी कि पेट के अंदर केवल प्रोटीन का पाचन होता है जबकि छोटी आंत में पूरी तरह भोजन का पाचन होता है। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में किसका, पानी का अवशोषण। नेक्स्ट है उभयचरों। उभयचरों में शोषण की जो विधि होती है यह कैसी होती है, यह होता है मुख से, त्वचा से और फुसफुस, यानी कि डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था। रक्त समूह प्रणाली की जो खोज है यह कार्ल लेंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। रक्त समूह प्रणाली की खोज तो 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज ऑस्ट्रिया के चिकित्सक कार्ल लेंड स्टीनर ने किया था। इन्होंने ए, बी और ओ जो है रक्त समूह की खोज किया था, जिसके लिए 1930 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ब्लड में मुख्य रूप से एंटीजन तथा एंटीबॉडी जो है पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो ये जो शुक्रवाहिका मादा प्रजनन अंग से संबंधित नहीं है। हालांकि गर्भाशय, अंडवाहिका और अंडाशय, तो गर्भाशय, अंडवाहिका और अंडाशय तीनों ही अंग मादा प्रजनन में पाए जाते हैं, परंतु शुक्रवाहिका का शुक्राणु के लिए बनी यह वाहिका है जो कि नर प्रजनन तंत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत प्रतिपादन किया, तो अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वाइजमैन। नेक्स्ट है दोस्तों पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो कि एक जैव प्रतिरोधी जो है गुण धर्म है, इसकी खोज किसने किया था, यह क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह श्रेय स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जड़ की कोशिका में उपस्थित जो है लवक को क्या कहते हैं, तो यह लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो जड़ की कोशिका में उपस्थित जो लवक होता है उसे क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मछली से प्राप्त जो कॉड यकृत तेल का जो है, मछली के यकृत तेल ये इसमें विटामिन ए और डी होता है। कॉड लिवर ऑयल का उपयोग विटामिन ए और विटामिन डी के स्रोत के रूप में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी जो है स्तर पर कौन सा होगा, यह होगा मेढक। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी घास है तथा जो हिसाब से घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक तथा मेढक को सांप खाता है, जिसके अनुसार द्वितीय पोषक स्तर पर टिड्डा होता है और तृतीय पोषी स्तर पर मेढक होता है, चतुर्थ पोषी स्तर पर सांप होगा। नेक्स्ट दोस्तों दूध की सघनता मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण है वो है लेक्टोमीटर। तो दूध की सघनता लेक्टोमीटर। ग्लेक्टोमीटर का प्रयोग दूध के घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है एक वस्तु
नेक्स्ट है एक वस्तु का सीधा रेखा 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए तुरंत 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ता है तो 10 सेकंड के बाद उसकी गति क्या हो जाएगा? तो v बराबर u प्लस ए टी में अगर इसको समीकरण में सॉल्व करेंगे, इसे गति का पहला है तो 80 जो है मीटर पर सेकंड टी जो इसका निकल के आएगा। नेक्स्ट है किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को जो है मापने के लिए किया जाता है, यह है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर शब्द की उत्पत्ति जो ग्रीक शब्द एनीमोस से हुई है, जिसका अर्थ पवन है। हवा के बल और वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर को पवन वेग मापी भी कहा जाता है। रॉबिन्स जो है कप एनीमोमीटर जो है सबसे प्रचलित पवन वेग मापी है वर्तमान में। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा 4 गुनी। किसी वस्तु के वेग को 2 गुना तो गति ऊर्जा 4 गुना। तो वेग दुगुना करने पर गति ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के सूत्र के अनुसार गतिज ऊर्जा वेग के स्क्वायर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है मानव के लिए जो श्रव्य शक्ति जो है आवृत्ति का प्रयास जो है यह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है दोस्तों। तो सामान्यतः मनुष्य के लिए श्रव्य आवृत्ति की प्रयास की अगर हम बात करें तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि प्राश्रव ध्वनि कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गहरे समुद्र में गोताखोर इसलिए जो है विशिष्ट सूट पहनते हैं, क्योंकि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए गहरे सागर में गोताखोर जो विशिष्ट जो है सूट पहनते हैं। गोताखोर जितनी अधिक गहराई पर जाते हैं उतना ही अधिक जल का सतह का बल उन पर लगता है। अत्यधिक गहराई पर यह बल इतना बढ़ जाता है कि गोताखोर सहन नहीं कर सकता, अतः बल को सहन करने के लिए गोताखोर विशेष प्रकार के पोशाक का प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? यह प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें, प्रकाश वर्ष यह खगोलीय दूरी को मापने के जो प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा 1 जूलियन वर्ष में वैक्यूम में जो है यात्रा करता है, तो वह हो गया। निकलने का अर्थ है कि एक प्रकाश वर्ष जो है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो है कुल दूरी होता है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है? प्रकाश की अगर हम बात करें तो यह कणों से मिलकर क्या बनता है? तो यह हो जाएगा कणिका। क्या बनेगा? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों को कणिका कहते हैं। कणिकाएं जो है आकार में बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। नेक्स्ट है दोस्तों एक लंबी और सीधी सोलिनोइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र जो उसके सिरों की तरफ घटती है, क्या हो जाएगा? बी, उसके सिरों की तरफ घटती है। नेक्स्ट दोस्तों सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? बुझाना। देखिए ऑक्सीजन जो है किसी भी चीज को जलाने में मदद करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जलाने या दहन का समर्थन करता है, वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का समर्थन करता है। नेक्स्ट दोस्तों सह संयोजन अणु का एक उदाहरण है, कौन सा? यह हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड सी। नेक्स्ट दोस्तों एक परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक, एक परमाणु के जो नाभिक होते हैं और इसमें जो सम्मिलित होते हैं न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। तो परमाणु जो है, परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जो कि परमाणु द्रव्यमान के भी बताते हैं। और इसके अलावा नाभिक के चारों ओर अलग अलग जो है कक्षों में न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस जो क्लोरीन नहीं है, हालांकि क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन ये सब जो है अक्रिय गैस। तो ऊपर यहाँ जो विकल्प जो दिया गया क्लोरीन अक्रिय गैस क्या है दोस्तों? नहीं है, स्पष्ट है क्लोरीन अक्रिय गैस नहीं है। जो अपने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी कर लेता है और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेकर सदा मुक्त रूप में रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे क्रिप्टॉन हो गया, आर्गन हो गया, जीनॉन, हीलियम और नियॉन, तो ये सब मुख्य रूप से जो है अक्रिय गैस है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो हैलाइड जो क्या है, यह नमक का स्रोत है। सेंधा नमक, सैंधव नमक, लाहौरी नमक या हैलाइड सोडियम क्लोराइड यानी साधारणतः नमक का क्रिस्टल पत्थर जैसे रूप से मिलने वाला खनिज पदार्थ है। यह अक्सर रंगहीन या सफ़ेद होता है, हालांकि कभी कभी अन्य पदार्थों की मौजूदगी से इसका रंग जो हल्का नीला, गाढ़ा नीला, जामुनी, गुलाबी, नारंगी, पीला या भूरी भी हो सकता है।
नेक्स्ट है दोस्तों गैमेक्सिन। गैमेक्सिन इसका डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर के महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा दिया जाएगा? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र होता है दोस्तों CaOCl2 और इसमें तीनों में ही क्लोरीन है। नेक्स्ट है दोस्तों मोमबत्ती का जलना, यह निम्न में से कौन से परिवर्तन का एग्जाम्पल है? मोमबत्ती का जलना जो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों ही परिवर्तन है, क्योंकि जो मोम जल चुका हुआ ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है और पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना होता है? तो यह होता है जस्ता। संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य जस्ता रासायनिक तत्व है। जस्ता के गुण मैग्नीशियम से मिलते जुलते हैं। लोहे पर जस्ता चढ़ाने से लोहा जंग खाने से बच जाता है। जस्ता धातु और इलेक्ट्रोलाइट के बीच एक बाधा बाधा बनकर जो है धातु की रक्षा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन यह क्या? यह जो है समावयव क्या है? समावयव। तो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं इसके संगठन अनुभार तथा अणु अवयव एक होते हैं, फिर भी उनके गुणों में विभिन्नता होती है। ऐसे विशिष्ट यौगिकों को समावयी कहलाता है। नेक्स्ट है संक्षेपण बहुलक, किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है टेरिलीन का, इसका टेरिलीन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो बुद्धिमान, ये जो है बुद्धिमान यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? बुद्धिमान। हालांकि पंडित से पांडित्य, मधुर से माधुर्य, महान से महानता, ये सब भाववाचक संज्ञा है, परंतु बुद्धिमान विशेषण का काम कर रहा है, जैसे कि वह बुद्धिमान बालक। नेक्स्ट है दोस्तों सर्वनामिक विशेषण जो है बनते हैं यह सर्वनाम से, किससे? सर्वनाम। तो ये जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम से बनते हैं। जो है सर्वनामिक विशेषण से अभिप्राय है कि संज्ञा से पहले लगने वाले शब्द जो संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, वे शब्द सर्वनामिक विशेषण के रूप में जाने जाते हैं, जैसे मेरी पुस्तक, वह लड़का, वह पुस्तक आदि। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से एक वाक्य की क्रिया भक्षण करने के लिए अर्थ जो है प्रत्युक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा? तो वह आम खाता है। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित जो है प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो दिए गए शब्द में सही समास वाला विकल्प कौन सा होगा? तो दशानंद, यानी कि 10 है आनंद, जिसके क्या हो जाएगा? 1 नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दशानंद, तो 10 है आनंद जिसके, तो 10 है आनंद जैसे मुख्य जिसके, उसको क्या कहते हैं? दशानंद। तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए शब्द का जो है सही अर्थ यानी कि समान जो है अर्थ बताता है। तो नाश, नाश का मतलब क्या हो गया? तबाही, नहीं पता? तबाही हो गया। तो नाश क्या समानार्थी शब्द? तबाही। प्रलय, विध्वंस, नाश, ये सभी शब्द भी तबाही के समानार्थी हैं। उत्कर्ष के समानार्थी शब्द की अगर हम बात करें तो प्रगति, वृद्धि या विकास हो जाएगा। उत्थान की अगर हम बात करें उन्नति या उठना हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों शीत का विलोम क्या हो जाएगा? शीत का विलोम उष्ण हो जाएगा। क्या होगा? डी। तो शीत का विलोम शब्द उष्ण हो जाएगा। शीत का अर्थ होता है ठंडा, उष्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? गर्म। नेक्स्ट दोस्तों कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? तो लोकोक्ति है और इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना इसमें की गई है कि कहाँ गंगा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो यह एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट है दोस्तों कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कुमार जो है गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इनके सी जो है इसका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गोदान, जो है गोदान जैसा कि जान ही रहे गोदान किसका? तो मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध जो है रचना है गोदान। प्रेमचंद जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था और यह जो है धनपत राय के नाम से भी जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी में इनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ था। गोदान इनका अंतिम उपन्यास था दोस्तों और यह उपन्यास कृषक जीवन पर आधारित है, किसान के जीवन पर यह आधारित है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की अगर हम बात करें तो कौन सा शब्द जो है रॉ व्यंजन नहीं है? तो यह हो जाएगा मातृभूमि। मातृभूमि शब्द में रॉ व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि स्वर ऋतु की मात्रा का प्रयोग हुआ। बाकी सभी में रॉ व्यंजन की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो जो रॉ ये इस प्रकार बना। नेक्स्ट दोस्तों इंग्लिश के से क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ आर्टिकल का जो प्रयोग बताया गया है तो यहाँ जो है क्या होगा? द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। यहाँ क्या हो जाएगा? द बिल्कुल सही हो जाएगा।
और 78 की अगर हम बात करें तो आउट टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 79, तो इसमें कि हमें फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड हो जाएगा, यानी कि शी हैज 3 चिल्ड्रेन फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इसमें जो है सी होगा, द काइंड द सिनोनिम्स ऑफ एम्बिशन, तो इसमें क्या होगा, सी। नेक्स्ट है दोस्तों द अपोजिट मीनिंग ऑफ जो है इम्प्लीकेट का, तो इम्प्लीकेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसका जो है 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट की हम बात करें तो इसमें जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कोई भी गलत नहीं है। और 84 की अगर हम बात करें तो फिलिंग इन ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्क, डू नॉट जो है यहाँ क्या हो जाएगा, डी राइज योर वॉइस हर दिस ए लाइब्रेरी। और 85 की अगर हम बात करें तो यह जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें जो है ये क्या, ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 87, इसमें जो है रीजनिंग का प्रश्न है, यानी कि माइनस का जो है प्लस है, माइनस का मतलब क्या, प्लस है, भाग का मतलब गुना और गुना का मतलब प्लस, और प्लस का मतलब क्या है, तो माइनस। तो इसमें अगर सभी का मान अगर आप रखेंगे तो ये जो है 70 निकल के आएगा, डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो समूह में बाकी शब्दों से सबसे कम मिलता है, तो क्या हो जाएगा, टमाटर, यानी कि अदरक, गाजर, आलू ये सब के भूमि के अंदर, जबकि टमाटर जड़ों, टमाटर और इनकी जड़ों को, यानी कि इनकी जड़ों को जो खाया जाता है, जबकि हालांकि टमाटर भूमि के बाहर होते हैं और इनके जड़ों को नहीं खाया जा सकता। तो अदरक, गाजर, आलू ये सब के जड़ को खाया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्टिव बराबर 60 है, तो पेसिव बराबर क्या होगा, तो देख रहे हैं सभी का जो प्लेस जो है, यानी कि डिजिट प्लेस जो है सभी को जोड़ दिया गया, तो कितना 60 हो गया। उसी तरह पेसिव के अगर डिजिट प्लेस को अगर जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। सी जो है इस प्रकार बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वेन डायग्राम है, जैसे कि कलम, पेंसिल और कागज। तो कलम, पेंसिल और क्या हो जाएगा, कागज। तो कलम और पेंसिल, फिर कागज। तो पेंसिल पर हम लोग क्या कागज से लिखते हैं, और तो इस प्रकार जो है सी जो दिखा हुआ है उस प्रकार बनेगा। तो कलम और पेंसिल अलग हो जाएगा, नहीं कागज जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश का आरंभ से कितना होगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 15वीं रैंक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मैथ है, और इसमें भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/16 निकल के आएगा। इसका जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तेल के कर में 20% वृद्धि कर दी गई। वृद्धि के कारण खपत में 20% कमी हो गई, इस प्रकार जो है खर्च में कितना परसेंट कमी आएगा। देखिए इसमें जो है वृद्धि और कमी, यानी कि जो है ए बी फॉर्मूला लगेगा। ए बी फॉर्मूला यानी कि 20% वृद्धि है तो प्लस आप 20 कर दीजिए, 20% कमी है तो -20 कर दीजिए, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो 20 गुना 20/100, ये 0 कट गया, ये तो प्लस माइनस क्या हो गया, इस प्रकार जो है 2 दूनी 4% कमी। नेक्स्ट है दोस्तों राजू जो है ए और बी की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, राजू ए से बी की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की ओर जाता है और वापस जो है बी में ए की ओर से 5 घंटा प्रति घंटा से आता है। तो कुल औसत पूछा, तो औसत जान ही रहे हैं क्या हो जाएगा, इसको अगर आप हल करें तो 5.83 जो है किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक आदमी अथवा एक औरत जो है अथवा एक 3 लड़के, यानी कि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी काम को पूरा करने में 88 दिन लगते हैं, तो एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, इसको अगर आप हल करें कितना 48 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें सबसे छोटे और सबसे बड़े संख्याओं का औसत क्या होगा, यह जो है क्या हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्याओं का औसत 6.5। नेक्स्ट है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में जो है किसका विद्रोह की चर्चा की गई थी, सन्यासी विद्रोह की जो है चर्चा की गई है, तो ये जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित, मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है, मगध विश्वविद्यालय बोध गया। नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास किया जा रहा है, हो जाएगा थाने में, महाराष्ट्र के थाने में। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
ग्रेट ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। तो यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान? यह हो जाएगा सूरीनाम का। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, इसे हाल ही में सूरीनाम के सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन का जो एपिसोड था यहाँ पर समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ऐसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।